बहुत ज़्यादा गाजर खाने से आपका रंग नारंगी पड़ सकता है। आप लहसुन का स्वाद अपने पैरों से ले सकते हैं। और शार्क इस दुनिया में पेड़ों की तुलना में ज़्यादा समय से मौजूद है। अब ध्यान दे रहे हैं ना आप? अच्छा, अगर आप ऐसे और भी दिलचस्प तथ्य जानना चाहते हैं तो बस हमारे साथ बने रहे, क्योंकि हमारे पास ऐसे तथ्यों का भंडार है। ये जानने के लिए कि रात की अच्छी नींद किसी को लंबा क्यों बना देती है, या मधुमक्खी के छत्ते के पास आपको केले के स्वाद वाली कैंडी क्यों नहीं खानी चाहिए, आराम से बैठ जाइए। कुछ बेहद ही अविश्वसनीय तथ्यों द्वारा हैरत अंगेज किए जाने के लिए तैयार हो जाएं। लास्ट में आप ये कहने को मजबूर हो जाएंगे कि भैया मुझे तो कुछ भी पता ही नहीं था। अक्सर सबसे दिलचस्प तथ्य वो होते हैं जो हमारी नॉलेज को हिला कर रख देने वाले होते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि तकनीकी रूप से स्ट्रॉबेरी कोई बेरी नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि बेरी एक बहुत ही विशिष्ट वर्गीकरण है। इसमें न केवल बाहरी छिलका और गूदेदार केंद्र यानी एक्सोकार्प और मेसोकार्प होना चाहिए, बल्कि आंतरिक बीज भी मौजूद होने चाहिए। यानी इस वानस्पतिक परिभाषा के अनुसार स्ट्रॉबेरी, जिसमें बाहरी बीज होते हैं, रस भरी, और शहतूत, जो वास्तव में दर्जनों छोटे फलों का घना गुच्छा होता है, इनमें से कोई भी असल मायनों में बेरी नहीं है। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि तो फिर किन फलों को बेरी कहा जाए? तो बता दें, न केवल ब्लूबेरी और क्रैनबेरी असली बेरीज हैं, बल्कि तरबूज, अंगूर, बैंगन और यहाँ तक कि केले भी बेरी की ही किस्म हैं। ये सब सुनकर मुझे तो अपना पूरा जीवन भाई झूठा महसूस हो रहा है। फल की धोखाधड़ी की बात चलिए तो क्या आप जानते हैं कि अपने अंग्रेजी नाम के बावजूद संतरे हमेशा नारंगी नहीं होते? और मैं सिर्फ कच्चे संतरे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये तो नारंगी शब्द के मतलब के उल्टा लगता है। ये देखते हुए कि ऑरेंज रंग का नाम असल में फल के नाम पर ही रखा गया था। संतरा प्राचीन संस्कृत शब्द नारंगा से निकला है, जो कि खास करके संतरे के पेड़ को कहा जाता था। लेकिन अजीब बात है कि कभी कभी संतरे हरे हो सकते हैं। संतरे में क्लोरोफिल होता है, एक हरे रंग का रसायन जिसका उपयोग वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान करते हैं, और किसी संतरे के छिलके में मौजूद क्लोरोफिल की मात्रा सीधे तौर पर उस पर पड़ने वाली धूप की तेजी और मात्रा पर निर्भर होती है। बेहद गर्म जलवायु वाले इलाकों में संतरे धूप से सुरक्षा के उपाय के रूप में एक्स्ट्रा क्लोरोफिल का उत्पादन करते हैं, ताकि धूप से होने वाले डैमेज और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए धूप की ऊर्जा को पुनरावर्तित किया जा सके, और नतीजतन संतरे में हरे रंग का शेड आ जाता है। न सिर्फ इन संतरों को सेफली खाया जा सकता है, बल्कि उनका स्वाद भी ज्यादा मीठा होता है। इस गलत धारणा के बावजूद कि हरे संतरे खराब होते हैं, यानी केरमिट झूठ नहीं बोल रहा था जब उसने कहा कि हरे रंग का होना कोई आसान काम नहीं है। कर्मिट का जिक्र हुआ है तो ये तो हम सब जानते हैं कि उनका रोमांटिक अफेयर हॉलीवुड की सबसे हॉट लेडी मिस पिगी के साथ चल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिगी के भारी सुनहरी बाल और उभरी हुई थूथन के नीचे असल में कोई और नहीं है, बल्कि थोड़ा सा योडा है। माना कि मैंने थोड़ा ज़्यादा ही फेंक दिया, लेकिन मुझे समझाने का मौका दीजिए। फ्रैंक ओज एक अभिनेता, निर्देशक और न केवल मिस पिगी बल्कि योडा के पीछे के असली कठपुतलीबाज भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे वे दोनों कैरेक्टर तो एक दूसरे से बड़े अलग है, लेकिन फ्रैंक की आवाज़ तो दोनों के बीच बहुत ज़्यादा नहीं बदली। आप खुद ही सुन लो भाई। Looking? Found someone you have, I would say. I think it's not working between the two Piggy, of us. don't, Piggy, we try not to get into this stuff right now. While we're... Don't touch me! Piggy, Oh, come on. मिस पिग्गी की आवाज़ एक टोन नीचे शिफ्ट कर दें और आपको मिलेगी हूबहू योडा की आवाज़, जिसके लिए जिम्मेदार है मिस्टर ओज की प्रतिभा। ये एक ऐसी आवाज़ है जो शांत और बुद्धिमान होने के साथ साथ पिग्गी की तरह ही हा करने में भी सक्षम है, जो कि कोई आसान या कहूँ कि ये कठिन कार्यक्रम है। पर आपको बता दें कि वो सिर्फ मिस पिग्गी ही नहीं, जिसके साथ योडा अपना अस्तित्व साझा करता है। योडा को डिज़ाइन करने वाले शख्स स्टुअर्ट फ्रीबॉर्न ने योडा को न सिर्फ अपनी शक्ल पे मॉडल किया, जैसा कि आप देख सकते हैं, बल्कि उसका डिज़ाइन दुनिया के सबसे महान बुद्धिजीवियों में से एक से प्रेरित है। जी नहीं, मैं अपनी नहीं बल्कि आइंस्टीन की बात कर रहा हूँ। वैसे मैं आइंस्टीन की तुलना हरे रंग के एक छोटे से आदमी से नहीं करना चाहता, लेकिन ये तो मानना होगा कि दोनों की शक्ल आपस में कुछ हद तक तो ज़रूर मिलती है। और ये पॉइंट अगले फैक्ट की तरफ बढ़ने के लिए एकदम सही रहेगा, क्योंकि वो फैक्ट भी शक्ल मिलने से ही जुड़ा हुआ है। क्या आप जानते हैं, जब एक जैसे देखने वाले जुड़वा बच्चे दुनिया में आते हैं और अपनी खुद की संतान पैदा करते हैं, तो उन जुड़वा बच्चों के बच्चे आपस में न केवल चचेरे भाई बहन होते हैं, बल्कि वे तकनीकी रूप से और कम से कम आनुवांशिक संदर्भ में भाई बहन भी हो सकते हैं। आपके पूछने से पहले बता दूं कि यहाँ अलबामा से जुड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये अजीब स्थिति कुछ बहुत ही खास परिदृश्य में उत्पन्न होती है। मान लीजिए कि दो समान जुड़वा बहनें दो समान जुड़वा भाइयों के साथ रिश्ते में आती हैं। क्योंकि सभी समान जुड़वा बच्चों का डीएनए 100% सेम होता है, इसलिए दोनों कपल्स के बच्चे भी आनुवांशिक रूप से भाई बहन होंगे। दिमाग घुमा देने वाला हिसाब है भाई, है ना?
अब पेश है उससे भी ज्यादा एक अजीब फैक्ट। पक्के दावे के साथ कह सकता हूँ आपको ये नहीं पता होगा कि लहसुन का स्वाद उसे नंगे पैरों के नीचे रखकर रखा जा सकता है। लहसुन की तीखी गंध के लिए जिम्मेदार रसायन एलिसिन के चलते लहसुन की एक कली को अपने पैरों पर रगड़ने से लहसुन का स्वाद आपकी त्वचा से होकर रक्त प्रवाह में प्रवेश करेगा और फाइनली आपके मुंह में लहसुन का स्वाद पैदा करेगा। यह निश्चित रूप से दिमाग को हिला देने वाला है, लेकिन शायद अब तक का सबसे बेकार तथ्य भी है। लेकिन ये जानकर अच्छा लगा कि लहसुन से भरे जूते पहनने से पक्का आपकी सांसें ताज़ा तो नहीं होने वाली। सो अगर आपकी बूढ़ी दादी ऐसा कोई दावा करती हैं तो आप सच के साथ तैयार रहिएगा। खैर जो भी हो, लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि हमारा शरीर बहुत सी अनोखी चीज़ें करने में सक्षम है। उदाहरण के लिए हमें अलग प्रकार का पौष्टिक खाना लेने के लिए कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल आलू और मक्खन के सहारे भी जिंदा रहा जा सकता है? जी हाँ। कार्डियोवैस्कुलर डाइट स्पेशलिस्ट कैथरीन बासबाम के मुताबिक भले ही वे इसके खिलाफ सलाह देती हों, लेकिन आलू और मक्खन में पर्याप्त मात्रा में ऐसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि शरीर को बुनियादी स्तर पर काम करने लायक बनाए रख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कहना ज़रूरी है कि ये सुनकर आप केवल आलू और मक्खन ही मत खाने लग जाइए, लेकिन इससे भी ज़्यादा हेल्दी माना जाने वाला एक ऐसा फूड है जो अगर आप रोज़ाना खाने लग जाएं तो उसके नतीजे बड़े अजीब हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ अकीसस फॉर मेडिकल साइंसेज के मुताबिक अगर आप लगातार कई हफ्तों तक एक दिन में 5 से ज़्यादा बड़ी गाजरें खाते हैं, आपकी त्वचा धीरे धीरे नारंगी पड़ जाएगी। सुनने में किसी कार्टून शो जैसा लॉजिक लग रहा होगा, लेकिन आपके खून में नारंगी पिगमेंट बीटा कैटोरिन की बढ़ी हुई मात्रा आपकी त्वचा के नीचे जमा हो जाती है, जिससे आपको कैरोटेनेमिया नाम की शिकायत हो सकती है, जिसमें पीड़ित की त्वचा का रंग नारंगी पड़ने लग जाता है। लेकिन अगर आपकी त्वचा किसी भूत जैसे बेहद हल्के रंग की है तो फिर आप भी ढेर सारी गाजरें खाकर थोड़ा गोल्डन लुक तो पा ही सकते हैं भाई। खाने की बात चली तो बता दें कि आप दिन में कितनी बार गैस छोड़ते हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप खाते क्या हैं। एक औसत इंसान एक दिन में लगभग 15 बार गैस छोड़ता है और कुछ मामले में तो यह आंकड़ा 40 तक हो सकता है। आखिरकार कुछ ऐसा ही मिल गया जिसमें मैं एवरेज से ऊपर हूँ। अंदाजे के लिए बता दें कि एक औसत इंसान एक दिन में गुब्बारा भरने लायक पर्याप्त गैस छोड़ देता है, और यदि पेट खराब हुआ तो 20 गुब्बारे तक। वैसे इसके बारे में ज़्यादा जोर से बात ना करो वरना डिज्नी वाले सुन लेंगे और पिक्सार की अगली सीक्वल पर काम करना शुरू कर सकते हैं। इस समर आपके नज़दीकी सिनेमा हॉल में आ रही है अप टू कॉल बनाम क्रंच रैप सुप्रीम। मन में उथल पुथल मचाते हुए कि आप जानते हैं कि आपके पेट में मौजूद एसिड इतना तेज होता है कि यह किसी धातु के टुकड़े तक को घुला सकता है। पेट के एसिड में मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अन्य पाचन एंजाइम होते हैं जो लंबे समय तक मेटल के संपर्क में रहने पर उसे खुद में घोलने में सक्षम होते हैं। इससे भी डरावना तो यह है कि अगर पेट का एसिड आपकी त्वचा के संपर्क में आ जाए तो वहां पर तुरंत एक केमिकल बर्न पैदा कर देगा। लेकिन जरा रुकिए, अगर पेट का एसिड इतना स्ट्रांग होता है तो यह हमारे पेट को काटकर बाहर क्यों नहीं आ जाता? इसके लिए हमारे पेट की दीवारों पर एक अस्तर बनाने वाली उपकला कोशिकाओं या विलाई को धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि ये छोटे नायक म्यूकस की एक छोटी मोटी परत पैदा कर देता है जो कि पेट और एसिड के बीच में एक सेफ्टी लेयर की तरह काम करती है। साथ ही एसिड को बेअसर बनाने वाले बाइकार्बोनेट का नियमित स्राव करते हुए ये कमाल की टीम आपके शरीर को खुद अपने आप को ही खा जाने से रोक लेती है। भले ही म्यूकस और एसिड आपके पेट को चालू रखने के लिए बेहद ज़रूरी हो, पर जाहिर है आप उन्हें अपने बिस्तर में कभी नहीं देखना चाहेंगे, है ना? मुझे तो ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सच तो यही है कि आपके गद्दे में ढेर सारा शारीरिक तरल पदार्थ जमा हो रहा है। कुछ अनुमानों की माने तो शरीर का मलबा जमा होने के कारण महज 10 सालों में आपके गद्दे का वजन 10 से 100% तक बढ़ सकता है। भले ही सुनने में अटपटा लग रहा हो, इस पर विश्वास करना भी उतना कठिन नहीं है जब आप ध्यान रखते हैं कि आपका गद्दा पसीना, मृत कोशिकाएं, रूसी, फफूंद और यहाँ तक कि घुन को सालों साल सोखता रहता है। पूर्ण दूसरी चीजों का तो जिक्र ही नहीं करना है जिन्हें आपने इस स्तर पर न जाने कितनी बार गिराया होगा। पसीने से तर फफूंद युक्त गद्दा जितना भी डरावना हो, मैं गारंटी देता हूँ टेराटोमास आपको उससे भी ज्यादा डराएगा। अब आप पूछेंगे ये क्या चीज होती है, तो बता देंगे एक दुर्लभ प्रकार का ट्यूमर होता है जिसमें खुद की हड्डियां, बाल और यहाँ तक कि दांत भी निकल आते हैं। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेन मैटर और आईबॉल टिश्यू वाले टेराटोमा के मामले भी देखे गए हैं, बावजूद इसके कि वो सिर के जरा भी पास नहीं स्थित थे। टेराटोमा के बनने का सटीक कारण अब तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है, पर ऐसा माना जाता है कि भ्रूण में पाई जाने वाली उन कोशिकाओं के प्रकार में उपजे दोष के कारण उत्पन्न होते हैं जो विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप बदलती रहती हैं। इन कोशिकाओं का उपयोग आमतौर पर भ्रूण द्वारा वसा, मांसपेशियां, दांत, नाखून, बाल आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए टेराटोमा स्वयं विकसित होने में सक्षम होते हैं। जरूरी नहीं है कि वे विचित्र ट्यूमर हमेशा कैंसरस हों, पर फिर भी ये ख्याल काफी डराने वाला होता है कि बालों और दांत वाला कोई टेराटोमा चोरी छिपे आपके शरीर में इधर उधर मंडरा रहा है।
पर आपको जानकर खुशी होगी कि मेरे पास आपके लिए कुछ बॉडी से जुड़े हुए ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि आपको ज़रा भी विचलित नहीं करेंगे। मिसाल के लिए, क्या आप जानते हैं कि आपकी ऊंचाई शाम के मुकाबले सुबह थोड़ी ज़्यादा होती है, अधिक लंबे होते हैं बाल? वैसे तो ये अंतर बड़ा मामूली होता है और ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अंकित बत्रा का दावा है कि इसके लिए गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार है। दिन के दौरान गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी पर असर डालता है क्योंकि ये उसकी डिस्क को दबा देता है। दिन खत्म होते होते आपकी रीढ़ की हड्डी इतनी दब जाती है कि आप सचमुच थोड़ा छोटे हो जाएंगे, आमतौर पर लगभग आधा इंच। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि जब आप सोते हैं तो शरीर को आराम मिलने से रीढ़ का दबाव कम हो जाता है। जब आप उठते हैं तो आपकी रीढ़ अपनी अधिकतम विस्तार पर होती है, जिससे शरीर थोड़ा ज़्यादा ऊंचा लगता है। इसी तरह आपके शरीर में लंबाई से जुड़े कुछ और भी कमाल के संबंध है। जैसे अगर आप अपने हाथ पूरी तरह से फैला लें, बुझाएं, तो आपकी बाएं से दाएं उंगलियों तक की कुल लंबाई आपकी कुल ऊंचाई के बराबर होगी। तो अगर आप भी मेरी तरह 6 फीट 11 इंच के हैं तो आपके पंखों का फैलाव भी 6 फीट 11 इंच के आसपास ही होना चाहिए। इसी तरह आपके चरण का साइज आपकी ओड़ी हाथ की लंबाई, दाएं हाथ की लंबाई, बाएं हाथ की लंबाई के बराबर होता है। और आप तो जानते हैं बड़े पैर वालों के बारे में क्या कहा जाता है ना बड़े बड़े हाथ भुजाओं की बात चलिए तो सेफलोपॉड की दुनिया के हमारे कोमल शरीर वाले दोस्त ऑक्टोपस के पास न केवल 8 भुजाएं होती हैं बल्कि 9 दिमाग भी होते हैं। जी हाँ, बड़े वाले केंद्रीय मस्तिष्क के अलावा ऑक्टोपस की 8 भुजाओं में से हर एक में अलग से एक छोटा मस्तिष्क होता है जो संबंधित भुजा को स्वायत्त रूप से कार्य करने में सक्षम बनाता है, क्योंकि वे केंद्रीय मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित हुए बगैर ही स्पर्श करते हैं, स्वाद लेते हैं और फिर से चल सकते हैं। ऑक्टोपस एक मायने में पृथ्वी पर रहने वाला किसी एलियन के जैसा है। इसके अलावा उनके पास एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 दिल भी होते हैं। उनमें से एक खून को शरीर के हर हिस्से तक पंप करता है, जबकि बाकी के 2 दिल गलफड़ों में खून पंप करते हैं। और अगर ऑक्टोपस आपको अब भी ज्यादा अजीब नहीं लग रहे तो जानकारी के लिए बता दें, उनका खून नीला होता है हेमोसाइनिन नामक एक प्रोटीन के कारण, जिसमें स्तनपायी खून में पाए जाने वाले आयरन के विपरीत कॉपर मौजूद होता है। इतने सारे दिल और दिमाग होने के बावजूद ऐसा नहीं लगता कि दी विजार्ड ऑफ ओज जल्दी किसी ऑक्टोपस से मिलने आने वाले हैं। एक और जहाँ किसी ऑक्टोपस के 9 मस्तिष्क होते हैं, वहीं हम इंसानों का मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित होते होते 25 साल की उम्र हो जाती है। मानव मस्तिष्क का विकास पीछे की तरफ से शुरू होता है और आगे की तरफ बढ़ता है, जिसका मतलब है कि मस्तिष्क के अगले हिस्से का विकास सबसे आखिर में होता है। नतीजतन 25 से कम साल की उम्र वाले लोग योजना बनाने और तर्क करने में कम कुशल हो सकते हैं, क्योंकि इसके लिए अगला हिस्सा जिम्मेदार होता है। वैसे तो मेरी उम्र पक्का 25 से ज्यादा है, फिर भी पता नहीं क्यों मैं अभी भी दिमाग को थोड़ा कमजोर मानता हूँ। पेश है जानवरों से जुड़ा हुआ एक और मजेदार फैक्ट जो आपको शायद बहुत ही घिनौना लगेगा। क्या आप जानते हैं जिराफ एक दूसरे का पेशाब पीते हैं? खासकर नर जिराफ मादा जिराफ का पेशाब पीते हैं। मेरा मतलब है, जरा इन जनाब को देखिए तो सही। और नहीं, वो ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो बदतमीज है जिसका जो मर्जी हो करे। असल में यह आचरण प्रजाति के लिए अस्तित्व को बनाए रखने के उद्देश्य को पूरा करता है। एक इच्छुक नर जब जानबूझकर मादा के मूत्राशय पर सिर से प्रहार करता है ताकि मादा को पेशाब करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। मादा के पेशाब की कुछ बूंदे चक्कर नर ये पता लगा लेता है वो मादा सहवास के लिए तैयार है या नहीं। यदि पेशाब में वो मजेदार स्वाद होता है तो दोनों जिराफ आपस में प्रजनन करने लगते हैं। छोड़िए यार इनको, हम आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक सवाल था, क्या आपने कभी अपना सिर किसी गाय के मुंह में डाला है? उम्मीद है कि नहीं, क्योंकि मैं आपको प्रत्यक्ष अनुभव से बता सकता हूं कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो जानते होंगे कि गाय के ऊपरी जबड़े के सामने वाले हिस्से में दांत नहीं होते हैं। दांतों के बजाय छोटे मसूड़े सा दिखने वाला चौड़ा सा डेंटल पैड होता है जो कि घास फूस को पीसने के काम आता है, ताकि मसले जा चुके भोजन को पीछे चौघड़ दांतों की तरफ भेजा जा सके। जब जानवरों के दांतों की बात चली है तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी हाथी का धावा आखिर कितना भारी होता होगा? और जानवरों के दांतों के बारे में बात करते हुए यदि आपको अनुमान लगाना हो तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाथी के दांत का वजन कितना होगा। अंदाजे के लिए बता दें, किसी इंसान के दांत का वजन लगभग 2.28 ग्राम तक हो सकता है, जो लगभग ना के बराबर लगेगा। जब आप जगह दी गई है कि हाथियों के दांत का वजन 9 पाउंड तक हो सकता है, जी हाँ, नवजात बच्चे से भी ज्यादा भारी। इतने बड़े दांतों का रूट कैनाल करना पड़ जाए तो उसके लिए किसी बड़े से हथौड़े की जरूरत पड़ेगी भाई। भले ही हाथी जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर माना जाता हो, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा जानवर तो पानी में रहने वाली ब्लू व्हेल है। वास्तव में ये जीव इतना भारी भरकम होता है कि इसकी कुछ धमनियों में से एक छोटा सा बच्चा रेंग के निकल सकता है, और इनकी महाधमनियां 9 इंच चौड़ी होती हैं। इनके मुकाबले अगर आप गौर करें कि हम इंसानों की नसें कितनी छोटी होती हैं तो माथा चकराने लगता है। भारी भरकम जानवरों की थीम पर आगे बढ़ते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको ये नहीं पता हुआ कि किसी जमाने में पेंगुइन हम इंसानों से भी ऊंचे हुआ करते थे। जी हाँ, आज विलुप्त हो चुकी पेंगुइन की एक प्रजाति करीब 3.7 करोड़ साल पहले पाई जाती थी, जिसका नाम था
स्कॉल्सस पेंगुइन, जिसकी ऊंचाई 7 फीट तक हुआ करती थी। अंदाजे के लिए बता दें कि आज की सबसे बड़ी एम्परर पेंगुइन की ऊंचाई 4 फीट से थोड़ी ज्यादा होती है। किसी जानवर के विलुप्त होने से मुझे खुशी तो नहीं होती, पर इस प्राणी के जाने की खबर सुनकर बड़ा सुकून मिल रहा है। इमेजिन कीजिए अगर हमारे अगल बगल हमसे भी ऊंची पेंगुइन टहल रही हो तो फिर कितना डरावना लगेगा, है ना। विलुप्तों की बात करें तो एक प्राणी जो इस खतरे से बार बार बच के निकलने में कामयाब हुआ है वो है हम सबकी जानी पहचानी शार्क। एकदम खुलकर कहूं तो ये शार्क धरती पर पेड़ों से भी ज्यादा पुरानी है। ऐसा सोच पाना भी मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के अनुसार अब तक का पाया गया शार्क का सबसे प्राचीन जीवाश्म 45 करोड़ साल पहले का है। वहीं इसके उलट माना जाता है कि धरती पर पेड़ों का उदय 38 करोड़ साल पहले हुआ है, जिससे साफ जाहिर होता है कि शार्क पेड़ों से कहीं ज्यादा पुरानी और जीवित भी है। वैसे वृक्ष शार्क से ज्यादा पुराने भले ही ना हो, लेकिन वे सड़न से ज्यादा पुराने जरूर हैं। कहने का मतलब है कि लकड़ी में सड़न पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवियों का विकास आज से 30 करोड़ साल पहले तक नहीं हुआ था। यानी गिरने वाले पेड़ों की लकड़ी सड़ती नहीं थी। सड़ने के बजाय पेड़ जहां गिरते लंबे समय तक वहीं पड़े रहते और जमीन में दबकर भीषण दबाव झेलने पर दसियों लाख साल बाद कोयले में तब्दील हो जाते। जब ना सड़ने वाले पेड़ों का ये दौर खत्म हो गया तो पेड़ों की लकड़ी जमीन में दबकर कोयला बनने से कहीं पहले ही सड़कर खत्म हो जाती। इसीलिए आज कोयले को अक्षय ऊर्जा का स्रोत नहीं माना जाता है, क्योंकि ज्यादातर कोयले का निर्माण उसी सड़न विहीन सुनहरे दौर में हुआ। बताने की जरूरत नहीं कि कोयला हमारी धरती के घर में पाए जाने वाली एकलौती चीज नहीं है, क्योंकि हमारा ये घर सोने से भरा हुआ है। अंदाजों की माने तो धरती पर मौजूद सोने का 99% हिस्सा धरती के कोर में मौजूद है, जो नीचे डूबते हुए उसी दौर में वहां पहुंच गया था जब धरती की सतह पिघले हुए लावा से कुछ ज्यादा नहीं हुआ करती थी। इतना ही नहीं, धरती के गर्भ में सोने की इतनी बड़ी मात्रा मौजूद है कि पूरी की पूरी दुनिया को सोने के 1.5 फीट मोटी चादर में लपेटा जा सकता है। सोचिए अगर हम ऐसा सचमुच कर डालें तो फिर एलियंस हम धरती वालों को कितना अमीर समझेंगे। पेश है धरती पर मौजूद जीवन के साथ जुड़ा एक ऐसा तथ्य जो आपको अपने वजूद के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। हम इंसानों और टाइनोसॉरस रेक्स के बीच का समय अंतराल टाइनोसॉरस रेक्स और स्टीगोसॉरस के बीच के समय अंतराल से कम है। हम इंसानों और टीरेक्स के बीच महज 6.5 करोड़ साल की दूरी है। वहीं टीरेक्स और स्टीगो की बीच की दूरी 8.3 करोड़ साल। और हैरान करूं, ट्राइलोबाइट्स विलुप्त हो चुके समुद्री प्राणियों का एक समूह है जो न सिर्फ डायनासोर से पहले विचरण करते थे, बल्कि धरती पर डायनासोर्स की उत्पत्ति होने से पहले ही विलुप्त होकर जीवाश्म बन चुके थे। अगर इस बात पर गौर करें कि हम इंसानों की प्रजाति धरती पर सिर्फ 3 लाख साल पहले से मौजूद है और हम में से हर कोई 77.2 साल तक ही जीने वाला है, तो पता चलेगा कि ब्रह्मांड के बड़े खेल में हमारा कोई भी वजूद नहीं है। और अगर इतने से ही आप अपने अस्तित्व को लेकर सवाल करने लग गए तो जरा सुनिए। अगर हमारे शरीर का गठन करने वाले हर एक अणु में मौजूद खाली जगह हटा दी जाए तो हमारा पूरा का पूरा शरीर महज धूल के एक कण में सिमट जाएगा और हमारी संपूर्ण प्रजाति चीनी के एक क्यूब में सिमट जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो हम सभी को एक लंबे से सुरंग से होकर गुजरना पड़ जाएगा। अपने अदना से वजूद को लेकर रोने धोने से फुर्सत अगर आप हो गए हैं तो अब है खुशखबरी। सुनिए, हमारे सब्सक्राइबर 1 मिलियन से ज्यादा हो चुके हैं। यानी अब हमारी वीडियो को लगभग उतने लोग देख सकते हैं जितनी किसी छोटे से शहर की आबादी होती है। लेकिन मुझे लगता है कि हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं। तो जाते वक्त हमारा चैनल सब्सक्राइब करके इस मजेदार कम्युनिटी का हिस्सा बनना ना भूलें। चलिए वीडियो पर वापस चलते हैं। अगर हमारी कारें हवा में उड़ पाती तो उसमें बैठकर अंतरिक्ष में पहुंचने में हम लोगों को कितना वक्त लगता है? शायद आप कहेंगे बहुत ज्यादा समय, लेकिन बता दें कि अंतरिक्ष 60 मील ऊपर से ही शुरू हो जाता है। यानी सिर्फ 60 की स्पीड से चलते हुए आप 1 घंटे के अंदर अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे। इसी के मुकाबले अगर आपको 500 मील प्रति घंटे की उड़ने वाली फ्लाइट से जाना हो तो लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क पहुंच जाने में 5 घंटे का समय लग जाता है। सुनकर लग रहा है कि अंतरिक्ष में छुट्टियां मनाना कहीं ज्यादा आसान हो सकता है। अब धरती पर वापस आ जाइए, जहां कई देशों में कुछ बड़ी मजेदार चीजें चल रही हैं। उदाहरण के लिए, क्या आपको पता है कि रशिया में कई लोग अमीर फर्जी एम्बुलेंस चलाने के लिए पकड़े जा चुके हैं, जिसे एम्बुलेंस टैक्सी भी कहा जाता है। जी हाँ, इनसाइडर अखबार की माने तो मॉस्को शहर के नए निवासी सायरन से लैस फर्जी एम्बुलेंस मात्र $200 प्रति घंटे के भाड़े पर लेकर ट्रैफिक को सीधा चीरते हुए पार हो सकते हैं। ये काम बुरा होने के साथ साथ गैर कानूनी तो है ही, लेकिन मानना पड़ेगा कि परफेक्ट क्राइम का ये आइडिया बड़े कमाल का है। सोचिए जरा, सरपट भागती एम्बुलेंस को रोककर कौन पूछताछ करेगा अगर सचमुच उसमें कोई बेहद सीरियस मरीज हुआ तो। लेकिन रशिया के बिगड़ैल अमीरों की बात हो गई बहुत। अब आइए चलते हैं जापान की तरफ, जहां हमें देखने को मिलेगा सुमो क्राइंग बेबी फेस्टिवल नाम का एक उत्सव। 400 साल से चली आ रही इस वार्षिक परंपरा में सुमो पहलवान अजनबी लोगों के बच्चे उठाकर उन्हें रुलाने की कोशिश करते हैं। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन परंपरागत मान्यता है कि अगर सुमो बच्चे को रुलाने में कामयाब रहता है तो बच्चे की चीखें बुरी आत्माओं को दूर भगाने का काम करेंगी, जिससे कि बच्चा हष्ट पुष्ट और बलशाली निकलेगा। क्या लॉजिक है ये, है? हट।
पहलवानों की बात चले तो शर्त ये आप नहीं जानते होंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले अब्राहम लिंकन असल में एक कमाल के पहलवान हुआ करते थे। ठीक है, उस जमाने में WWE नहीं होता था, लेकिन पहलवान तो होते ही थे। 12 साल लंबे पहलवानी करियर में लिंकन ने 300 से ज्यादा मुकाबले जीते थे और सिर्फ एक हार का सामना किया था। यानी एक ऐसा राष्ट्रपति जो कमाल के कानून बनाने के साथ साथ दंगल में अपने विरोधी को पटकनी दे सकता है। मैं तो जिंदगी भर उसे ही वोट करूंगा। हैरान करने वाली पास्ट वाली ऐसी एक दूसरी मशहूर शख्सियत है पोप फ्रांसिस। पोप को किसी आम इंसान की तरह रहते हुए इमेजिन कर पाना मुश्किल है, लेकिन आज 86 साल हो चुके पोप खुद बताते हैं कि अपने मूल देश अर्जेंटीना में वो बाउंसर का काम करते थे। जाहिर है ऐसा उनके जवानी के दिनों में हुआ होगा, इसलिए उनकी तस्वीर बनाने के लिए हमें फोटोशॉप यूज करनी पड़ी। लेकिन फिर भी सोचकर गुदगुदी सी होती है कि कैथोलिक चर्च का अध्यक्ष किसी जमाने में लोगों की ID चेक करता था और बेवड़ों के झगड़े छुड़ाता था। वैसे ये सेवा भी एक दयालु ईश्वरीय कार्य ही है भाई। क्या आप बता सकते हैं कि अंग्रेज लोग पीते वक्त रेज अ टोस्ट क्यों कहते हैं? असल में इस परंपरा की शुरुआत हुई थी प्राचीन रोम में और उस समय इसका अर्थ कहीं ज्यादा शाब्दिक हुआ करता था। उस जमाने में रोमन लोग पी जाने वाली शराब की क्वालिटी बड़ी घटिया रखते थे। इससे निपटने के लिए लोग शराब पीने से पहले प्याले में टोस्ट का एक टुकड़ा डालते थे जो शराब की तलछट को सोख लेता था ताकि शराब का स्वाद बेहतर हो जाए। यानी उस जमाने के लोगों को जब भी पीना होता था तो उन्हें सचमुच का टोस्ट उठाना पड़ता था। यह ऐसा फैक्ट है जिसे बताकर आप किसी डिनर पार्टी में मौजूद लोगों को बार बार बोर कर सकते हैं। एक दूसरी चीज जिससे सोचकर माथा चकरा जाता है वो ये कि आज हर 2 मिनट में ली जाने वाली फोटोज की संख्या पूरी 19वीं शताब्दी में ली गई फोटोज की संख्या से कहीं ज्यादा है। माना कि उस समय कैमरा एक नई नवेली चीज हुआ करती थी जिसे इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल था और आज ही की तरह हर किसी की जेब में भी मौजूद नहीं होता था। और उससे भी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आज दुनिया भर में रोजाना 500 करोड़ से भी ज्यादा तस्वीरें ली जाती हैं। माना कि टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसा कि ऑफिस में काम करने वाली सारी की सारी बिल्लियों की अनगिनत तस्वीरें देख पाना, पर अफसोस कि उसके बहुत सारे नुकसान भी मिलते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं गैरी क्रीमेन से। गैरी मशहूर ऑनलाइन डेटिंग वेबसाइट मैच.com के फाउंडर हैं, लेकिन किस्मत के बड़े ही एक दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन हैरत अंगेज ट्विस्ट के चलते उनकी खुद की गर्लफ्रेंड ने मैच.com पर अपने लिए एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया। आप सोच रहे होंगे सुनकर गैरी का दिल टूट गया होगा और वो उसे दिन भर से कोस रहे होंगे जब उन्होंने वो वेबसाइट बनाई थी, लेकिन आप गलत हैं। बल्कि वो तो बड़े खुश हुए। भले ही उन्होंने अपनी होने वाली बीवी खो दी, लेकिन गैरी ने पॉजिटिव साइड को देखते हुए इस बात को अपने बिजनेस की कामयाबी के सबूत के तौर पर लिया। सच कहते हैं कुछ लोगों के लिए अपने काम से बढ़कर कुछ नहीं होता। इससे भी आगे बढ़कर है एक हेड्रिक जिन्हें लोग फादर ऑफ फ्रिस्बी भी कहते हैं, क्योंकि उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी अस्थियों से एक फ्रिस्बी बनाया जाए। आगे उनकी विचलित कर देने वाली ख्वाहिश थी कि परिवार वाले उन्हें घर के लोन में इधर उधर उछाल कर खेलें, जिसे उनके घर वालों ने पूरा भी कर दिया। अब ये हुआ ना कोई ऐसा बंदा जो मरने के बाद भी जिंदा दिली का सबूत छोड़ गया। आने वाले जमाने में दादाजी के ये किस्से जरूर लिखे जाएंगे भाई। काम के थीम पर आगे बढ़ते हुए क्या आप जानते हैं कि 70 के दशक में बेल्जियम के शहर में चिट्ठियां पहुंचाने के लिए बिल्लियां इस्तेमाल होती थी। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। 47 बिल्लियों को इस काम के लिए ट्रेन किया गया था, जिसके बाद उनके गले में अखबार लटका कर भेज दिया जाता था। जाहिर है प्लान का नतीजा वैसा ही हुआ जैसा आप सोच रहे होंगे। अखबार सही जगह पहुंचने में लगने वाला समय कम से कम का रिकॉर्ड था 5 घंटा और ज्यादा बिल्लियां तो दिन भर के बाद मंजिल पर पहुंचती थी। सो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि मिस्टर फ्लगफिंगटन को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड नहीं मिला। माना कि जानवरों से काम लेने में गड़बड़ियां हो सकती हैं, पर क्या आप जानते हैं कुछ जानवर अपने खुद के पेट जानवर पालना भी पसंद करते हैं? सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन टेक्सास स्क्रीच आउल को कई बार देखा गया है कि वो ब्लाइंड स्नेक को पकड़कर अपने घोंसले में छोड़ देता है, खाने के लिए नहीं बल्कि उसे फालतू की तरह जिंदा रखने के लिए, ताकि उसके घोंसले में आने वाले कीट पतंगों को खाकर सफाई कर सके। कितनी अजीब बात है ना। उल्लू जैसा शिकारी पक्षी किसी प्राणी पर रहम करे उसे जिंदा छोड़ दे, लेकिन इस भोली सी सूरत पर भला कौन अत्याचार कर सकता है। पर जानवरों में से एक के बारे में एक प्यारा फैक्ट ये है कि हाथी के बच्चे हंसना जानते हैं। एक प्रजाति के तौर पर हाथी एक दूसरे से खेलना पसंद करते हैं और अक्सर देखा गया कि हाथी के बच्चे खेलते वक्त एक आवाज निकालते हैं जो उनकी प्रजाति की हंसी मानी जाती है। सिर्फ हाथी नहीं बल्कि चूहे भी ऐसा करते हैं। लैब में काम करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया कि चूहे जब खेलते हैं या उनको गुदगुदाया जाता है तो वो हंसने जैसी आवाज निकालते हैं। एक पतली सी ऊंची आवाज होती है, चूहों के द्वारा खेल के अलावा किसी और वक्त नहीं निकाली जाती। अब एक उदास करने वाला फैक्ट, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आप नहीं जानते थे कि घास काटने पर जो महक उठती है असल में वो घास की चीख होती है जो बीचों बीच से काटे जाने के कारण चिल्ला रही होती है। अब ये हम इंसानों जैसी सचमुच की चीख तो होती नहीं, पर पेड़ों की दुनिया में इसे चीख ही माना जाएगा। ताजी कटी घास की महक असल में ग्रीन लीफ वॉलेटाइल्स कहे जाने वाले कंपाउंड्स के कारण होती है जो घास खुद पर होने वाले आक्रमण की घोषणा के लिए पैदा करती है। इससे अगल बगल की घास को हमले से निपटने की तैयारी करने का मौका मिलता है। इसमें से कुछ कंपाउंड नई कोशिकाओं की उत्पत्ति का उत्पीड़न करते हैं।
वहीं कुछ घाव वाली जगह पर बैक्टीरिया या फफूंद का मुकाबला करते हैं। इसी तरह से जब कुछ छोटे पौधे पर कीट पतंगों का आक्रमण होता है तो वे एक ऐसा पदार्थ छोड़ते हैं जो कीड़ों का शिकार करने वाले कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यूं समझो कि एक घंटी बजाते हैं कि डिनर के लिए तैयार हो। पौधों के केमिकल्स की बात चलिए तो बता दें कि केले और केले के फ्लेवर वाली कैंडी में आइसोएमाइल एस्टेट पाया जाता है, जो एक ऐसा फेरोमोन है जो मधुमक्खियों को हमले का सिग्नल देता है। यानी अगर आप किसी मधुमक्खी के छत्ते के पास खड़े होकर केले खाने की सोच रहे हैं तो जान लीजिए कि आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं भाई। अब आपके लिए एक जियोग्राफी का थोड़ा सा मैं सबक लेकर के आया हूँ। अगर आप कोई मैप देखेंगे तो लगेगा कि यूएस और रशिया एक दूसरे से बहुत दूरी पर स्थित है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि भैया पृथ्वी जो है वो पूरी की पूरी गोल है। तब जाकर आपको एहसास होगा कि रूस और अमेरिका के बीच महज 4 किलोमीटर की दूरी है। अब आप पूछेंगे कैसे? ऐसा कनाडा से सटे हुए अमेरिका के सुदूर प्रांत अलास्का के कारण संभव हुआ है। अलास्का और रूस के बीच स्थित बेरिंग जल संधि में डायोमीड आइलैंड्स कहे जाने वाले 2 टापू स्थित हैं, जिसका एक भाग रूस और दूसरा भाग अमेरिका में आता है। जल संधि के सबसे सकरे बिंदु पर दोनों टापुओं के बीच महज 3 किलोमीटर की दूरी बचती है। कौन सोच सकता था कि भैया रूस और अमेरिका एक दूसरे के इतने ज्यादा पड़ोसी हैं? हाँ, माथा घुमा देने वाला एक ऐसा दूसरा भौगोलिक तथ्य ये है कि अमेरिका की एपेलेशियन पहाड़ियां, स्कॉटलैंड की पहाड़ियां और उत्तरी अफ्रीका के एटलस पहाड़ियां मूल रूप से एक ही पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। सिर घूम गया ना? लेकिन ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि लाखों करोड़ों साल पहले हम इंसानों, यहाँ तक कि डायनासोर से भी पहले, पूरी दुनिया की जमीन पैजिया नामक एक महाविशालकाय महाद्वीप में केंद्रित थी। हम ऐसा दावा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि दुनिया के नक्शे के कई महाद्वीप जैसे कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका मानो किसी पजल के टुकड़े के जैसे एक दूसरे में फिट होते हैं, और समंदर के दोनों तरफ पाए जाने वाले जीवाश्म भी एक दूसरे से बड़े मेल खाते हैं। हजारों लाखों साल चलने वाली टेक्टोनिक प्रक्रिया में पैजिया के टुकड़े एक दूसरे से दूर जाने लगे और धरती के कई बड़े हिस्से पानी की तली में समा गए। तो इस तरह किसी जमाने में एपलेशियन पहाड़ियां, स्कॉटलैंड की पहाड़ियां और अफ्रीका की एटलस पहाड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। जब स्कॉटलैंड तक आए गए तो आइए थोड़ा दक्षिण में स्थित इंग्लैंड तक चलते हैं। आपको एक रोचक तथ्य से रूबरू करा देते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर अंग्रेजी बोलने वालों की जनसंख्या की बात करें तो इंग्लैंड टॉप 5 देशों में भी नहीं आता। ब्रिटिश साम्राज्य इतना विशाल हुआ करता था कि बड़ी आबादी वाली पुरानी कॉलोनीज जैसे अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और नाइजीरिया इंग्लैंड से ऊपर आते हैं, जबकि इंग्लैंड पीछे 6ठे नंबर पर आता है। देशों की बात सुनकर याद आया कि आप जानते हैं कि ओलंपिक के झंडे के छल्लों का रंग जानबूझकर ऐसा चुना गया है? याद कराने के लिए बता दें, ये छल्ले नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग के होते हैं। वजह यह कि सफेद बैकग्राउंड समेत इनमें से कम एक रंग ओलंपिक में भाग लेने वाले दुनिया के हर देश के झंडे पर पाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये 5 छल्ले दर्शाते हैं कि आबादी वाली दुनिया के 5 महाद्वीप यानी अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया आपस में एकजुट है। यानी ओलंपिक का ये झंडा पूरी दुनिया के लोगों और देशों का प्रतीक है भाई। और अपनी डिजाइन में कुछ राज छिपाने के मामले में ओलंपिक का झंडा अकेला बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपने सोचा है कीबोर्ड पर F और J वाले बटन पर एक छोटा सा उभार आखिर क्यों होता है? भले ही आप माने ना माने, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि टाइपिस्ट बिना देखे अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर सेट कर सके। कूल है ना? ऐसी एक चीज जिसका उपयोग आपको नहीं पता होगा वो है मेपल सिरप की बोतल का ये छोटा सा हैंडल। ये छोटा सा हैंडल आज भले ही बेकार सा लगता हो, लेकिन ये उस जमाने का है जब मेपल सिरप की बोतलें बहुत भारी हुआ करती थी और उन्हें उठाने के लिए हैंडल की जरूरत पड़ती थी। धीरे धीरे मेपल सिरप की बोतलें छोटी होती गईं, लेकिन इस हैंडल को बचाए रखा गया ताकि ये सिरप की इन बोतलों के इतिहास को ताजा करती रहे। बड़ा अच्छा लग रहा ना फैक्ट सुनकर? तो आइए आपका मूड थोड़ा सा खराब कर देते हैं। विचलित करने वाली बात यह है कि जब कोई मर जाता है तो उसके सुनने की क्षमता का अंत सबसे आखिर में होता है। 2020 में किए गए एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि मरते हुए रोगियों के ब्रेन में जब सारी गतिविधियां रुक जाती हैं तो भी वे साउंड के प्रति रिएक्शन देते रहते हैं। जरा सोचकर देखिए कि कैसा लगेगा। रोशनी खत्म होती जा रही है, छूने, टेस्ट करने या सूंघने की क्षमता आपका शरीर छोड़ चुकी है, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द की सारी आवाजें सुन पा रहे हैं। रोंगटे खड़े हो गए ना? लेकिन ध्यान रहे कि आवाजें सुन पाना और उनको समझ पाने में बहुत बड़ा फर्क होता है। यानी ये साफ नहीं है कि मरते हुए लोग अपने इर्द गिर्द हो रही आवाजों का मतलब समझ पाते हैं नहीं, लेकिन अगर पता चलता है कि वो समझ लेते हैं तो प्लीज मेरे मरते वक्त मेरा फेवरेट गाना एकदम जोर जोर से बजाना, क्योंकि मैं दुनिया से किसी रॉकस्टार की तरह ही जाना चाहता हूँ। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब हमें जाना होगा, पर डरिएगा नहीं, हमेशा के लिए नहीं जा रहे, बस हमारी अगली वीडियो तक के लिए जा रहे हैं। क्या आपके पास भी शेयर करने के लिए ऐसा कोई मजेदार और रोचक फैक्ट है? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताइए। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल पर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।